बहुत बड़ा होने वाला है। आज रात छठा दिन है युद्ध का, और आज की रात कीव पर आप समझिए कयामत की रात अगर कहेंगे तो गलत नहीं होगा। और आज की रात कीव पर बहुत भारी पड़ने वाली है। दूसरी ओर दुनिया के लिए एक और डरावनी खबर है, समझिएगा, जिससे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। रूस की ओर से अब यूक्रेन के बाद चेतावनी यूरोप को दे दी गई है। रूस की ओर से चेतावनी दी गई है, यूरोप में अमेरिका के परमाणु हथियार मंजूर नहीं है। अब अमेरिका को वार्निंग दे दी गई है। इस चेतावनी का मतलब है कि रूस ने यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को खुली चुनौती एक तरीके से दे दी है। रूस ने कहा कि अमेरिका यूरोप से अपने परमाणु हथियार हटाए। इसका मतलब है कि अमेरिका और यूरोप के खिलाफ पुतिन के और कड़े तेवर हो गए हैं। रूस ने कहा कि यूरोप में अमेरिका के परमाणु हथियार घर भेजेंगे। इस चेतावनी का मतलब यह है कि यूक्रेन के बाद यूरोपीय देश पर जंग का खतरा बढ़ गया है। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन से बदला यूरोपीय देशों का नंबर अगला। रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूस ने कहा कि हमें परमाणु हथियारों के खतरे से निपटना होगा। वो खुली चुनौती यूरोपियन यूनियन को दे रहा है, यूरोपीय देशों को दे रहा है, अमेरिका को दे रहा है। यूक्रेन के साथ जो कर रहा है रूस, वो तो दिख ही रहा है। इस चेतावनी का मतलब यह है कि यूरोपियन यूनियन नहीं माना तो युद्ध बाकी यूरोप के देशों में भी फैल सकता है। सबसे जरूरी है इन तस्वीरों को देखना। देखिए, ये आज की सबसे खतरनाक तस्वीर है। यूक्रेन की सेना ने रूस के वाहन को ध्वस्त कर दिया और वीडियो भी जारी करा। देखिए, रूस का ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कैसे पुतिन का तांडव जो है। आज शिवरात्रि है, वैसे आज शिवरात्रि है, लेकिन ये तांडव अलग तरीके का पुतिन का देखने को मिल रहा है। यूक्रेन में ताबड़तोड़ बमबारी। नाटो चीफ का रूस पर बड़ा आरोप। उधर नाटो चीफ ने कह दिया कि हम इस लड़ाई में पड़ने वाले नहीं हैं। और मैं आपको इस वक्त बता दूं, ये जो आज डिबेट होगी, ये एक तरीके से ऐतिहासिक डिबेट होने जा रही है, क्योंकि यूक्रेन पर जो बमबारी हो रही है उसको लेकर हमारे साथ दो प्रतिनिधि जुड़ेंगे, अमेरिका से और पुतिन की पार्टी से। पुतिन की पार्टी से अभय सिंह हमारे साथ होंगे, जो पुतिन की पार्टी के एमएलए हैं। अभय सिंह पुतिन की पार्टी, और अमेरिका में विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं जेड तरार जी, वो इस वक्त वो लोग दोनों लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आज की रात हम अब लगातार आपको बता रहे हैं, बहुत ही मुश्किल हालात आज के हो सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि आज कीव में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भारत की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि कीव तुरंत खाली कर दें। कल रूस की तरफ से कहा गया था, बार बार कहा जा रहा था कि सेफ पैसेज देने को तैयार हैं हम। इसका मतलब था कि कीव में कुछ भी हो सकता है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नाटो ने हाथ खड़े कर दिए कि हम युद्ध नहीं लड़ने जा रहे हैं रूस के साथ। पूरी दुनिया हालांकि समर्थन जरूर कर रही है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर यह आई थी आज कि आज एक भारतीय की भी मौत हुई थी। नवीन, एक भारतीय की भी गोलीबारी में मौत हुई, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पिता से बात की, जिनकी मृत्यु हुई, उनके पिता से बात की थी। और लगातार तस्वीरें अलग अलग आ रही हैं। ये देखिए, अब तो रिहायशी इलाकों को भी टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। पुतिन का तांडव जो है वो कुछ रिहायशी इलाकों तक भी पहुंचा है, जिसके बाद वहां पर भी बमबारी हुई है। कई लोगों के मारे जाने की भी बताया जा रहा है कि कई, ऐसा यूक्रेन का दावा है कि कई रिहायशी इलाकों में बमबारी है। कल ही 16 लोगों को मार दिया। लगातार बमबारी हो रही है। जो वार्ता हो रही थी, शांति वार्ता, वो भी एक तरीके से बेनतीजा रही। जो शांति वार्ता, ये देखिए, ये फुल स्क्रीन पर एक बार हम तस्वीरें दिखाएं। ये आज की तस्वीरें देखना, फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखाएं। ये आज की तस्वीरें हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं जो युद्ध की विभीषिका है वो किस कदर। ये रिहायशी इलाकों में जो इमारतें हैं उस पर जो अटैक हुए हैं, जो बमबारी हुई है और हमले की चेतावनी दे दी गई है। जो कीव है, वो कीव के बेहद करीब जो है रूस की सेना पहुंच चुकी है। आज की रात कुछ भी हो सकता है। फुल स्क्रीन पर अगर मैं ये तस्वीरें दिखाएं, इसके अलावा जितनी भी तस्वीरें हैं, जो अलग अलग तस्वीरें निकल कर आई हैं आज के दिन की, जिसके बाद नजर आ रहा है कि आज की रात कुछ भी हो सकता है। मेरे साथ आपको बता दें, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, अमेरिका के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता, ऐतिहासिक होने जा रहा है जो आज आप देखेंगे। अमेरिका वर्सेस रूस है भाई। ये अमेरिका वर्सेस रूस, ये टीवी इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। अमेरिका वर्सेस रूस, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन के साथ है और रूस लड़ाई लड़ रहा है अमेरिका से, वेस्टर्न नेशन से और साथ ही यूक्रेन के साथ। मेरे साथ पुतिन की पार्टी के एमएलए अभय सिंह जी आपको नजर आ रहे हैं। अभय सिंह, पुतिन की पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही मेरे साथ अमेरिका में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तरार जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अभय सिंह जी, मैं आपसे सवाल ले रहा हूं, जो पुतिन की पार्टी के एमएलए हैं। अभय सिंह, रूस ने चेतावनी दी है कि अमेरिका यूरोप से अपने परमाणु हथियार हटाए। इसका क्या मतलब है? हमें तो लग रहा है कि आप लोग अभी यूक्रेन, अगला नंबर यूरोप के देशों का है। जो चेतावनी दी है आपने अमेरिका को, उसका क्या मतलब है सर? अभय सिंह।
देखिए, ये पूरे यूरोप की बात नहीं हो रही है। आपका रशिया भी यूरोप में आता है, आपका यूक्रेन भी यूरोप में आता है। हमारे तरफ से जो हमारे सरकार के तरफ से जो बयान दिया गया है, इसमें पूरे यूरोप की बात नहीं हो रही है, ये यूक्रेन की बात हो रही है। ये कहा गया है उसमें कि यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का पार्ट था, वहां पे पुराने जमाने का टेक्नोलॉजी, पुराने जमाने का बहुत सारा उनके पास केवल टेक्नोलॉजी नहीं, और उनको न्यूक्लियर वेपन बनाने का पूरा मौजूद है उनके पास सामग्री और टेक्नोलॉजी। इसके ऊपर यह टिप्पणी है कि यूक्रेन में नहीं होना चाहिए। और जेड तरार जी, अब ये एक सवाल आपसे भी, जो जेड तरार हमारे साथ अमेरिका में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, सर लग रहा है कि आज कुछ बड़ा हो जाएगा कीव में? रूस तो पूरी ताकत के साथ हमला कर रहा है और वो किसी की नहीं सुन रहा, रूस रुकने वाला है नहीं, और भारत को भी एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि आज कीव खाली कर दे। कीव में कुछ हो सकता, मतलब आज रात पूरी ताकत के साथ रूस हमला करेगा कीव पर, ऐसा लग रहा है? फाइनल असॉल्ट, फाइनल अटैक। ये एक बहुत मुश्किल दौर है, ख़ास तौर पर यूक्रेन और यूक्रेन के आम नागरिकों के लिए। तो इसीलिए पिछले दिनों में राष्ट्रपति बाइडेन ने एक नया रिलीज़, यानी कि हथियारों का रिलीज़ उन्होंने बयान किया। उनका $350 मिलियन का उनका एक नया ट्रांच है, और इसके ऊपर हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी कायम किया पिछले दिनों में, ताकि हम यूक्रेन के आम नागरिकों तक असिस्टेंस पहुंचा सकें। और अब शायद सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, और वो ये है कि हमने रूस पर, और जब मैं कह रहा हूँ पूरी विश्व जो है, ख़ास तौर पर जितने भी लोकतांत्रिक देश है पूरी दुनिया में, हमने रूस पर दबाव लगाना है ताकि वो अपने हमले फौरी तौर पर कम करें, बंद करें बल्कि, और यूक्रेन पर जितने भी उनके सैनिक फोर्सेस हैं वो फौरी तौर पर निकाला जाए। अभय सिंह जी, वो आपसे अपील कर रहे हैं हमले बंद कर दें, थम जाए, रुक जाए, रूस रुक जाए। और आपका मकसद क्या है? अमेरिका बार बार कहता है कि आप लोगों का मकसद कीव पर कब्जा करना है, आप यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं, यही मकसद है आप लोगों का? अभय सिंह, ये अमेरिका कह रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रशिया का यूक्रेन पे कब्जे का कोई मकसद नहीं है, कोई प्लान नहीं है वैसा। और जस्ट अभी जो ऑपरेशन किया जा रहा है, इसको आप एक सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन का नाम दे सकते हैं। और जितनी अभी जो रशियन आर्मी वहां आगे बढ़ रही है, वहां की सारी आम जनता को उसके आम जनता की भलाई को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ रही है। इसलिए ये कब्जा और वार का कोई मतलब नहीं है, ये एक ऑपरेशन है। लेकिन जहर तरार जी, आपसे भी सवाल है, आप लोगों ने यूक्रेन को मतलब अकेला छोड़ दिया, सपोर्ट करते हैं लेकिन ना सेना कोई मदद, ना सैन्य कोई मदद, नाटो देशों ने भी हाथ खड़े कर दिए, वो कह रहे हैं हम नहीं लड़ेंगे भाई रूस से। आप लोग समर्थन तो कर रहे हैं, कह रहे हैं उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, खुद नहीं उतर रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया। जेड तरार, ये आपसे सवाल, अमेरिका। जी, ये हम भी देख रहे हैं बहुत परेशानी से, और हम लगातार अपने साथियों और साझेदारों के साथ राब्ता में हैं, ताकि हम पहली बात तो ये है कि पूरी विश्व को बताएं और दिखाएं कि असल में हो क्या रहा है यूक्रेन में, और जितने भी जो झूठ और गलत बातें हम सुन रहे हैं मॉस्को से और पुतिन से, वो हम रोशनी के साथ सब लोगों को दिखाएं कि ये गलत है। नहीं सर, मैंने सवाल पूछा था कि आप लोग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर, मेरा सवाल, आप लोग समर्थन तो कर रहे हैं लेकिन आप लोगों ने ना सैन्य मदद, ना नाटो ने हाथ खड़े कर दिए, यूक्रेन को लड़ाई में वेस्टर्न नेशंस ने अकेला छोड़ दिया है। अभय सिंह जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है, 6 दिन में आप लोगों ने हासिल कुछ नहीं किया, ये भी एक सवाल है। आप जितना लग रहा था 1-2 दिनों में हो जाएगा, लेकिन 6 दिन हो गए आप लोगों ने, और ये भी कहा जा रहा है कि जमीन पर हो सकता है आप लड़ाई जीत रहे हो या जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आप हार रहे हैं। आज की तारीख में यूक्रेन जो है वो पीड़ित है, वो हीरो है, और आप लोग विलन बन गए हैं। अभय सिंह, विलन बन गए आप लोग, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर।
ये आर्थिक चोट तो पिछले 8-10 साल से पहुंचाता आ रहा है, और अभी जो आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए रशिया तैयार है। और इन आर्थिक चोटों का नतीजा जो है वो केवल प्लस में ही आता है। हमारे देश में पहले जिस चीज की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, हम लोग विदेशों पे निर्भर करते थे, आज उसका प्रोडक्शन हमारे देश में इतना ज्यादा होने लग जा रहा है कि हम लोग भी अब उस चीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए और प्लस पॉइंट है। अभय सिंह जी, मगर मेरा सवाल ये पूछा था कि आप लोग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आप लोग विलन साबित हो गए हैं, लेकिन सवाल जैद तराट जी आपसे, आप लोगों ने फिर से पूछ रहा हूं, अमेरिका को, यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया, आप लोग सेना नहीं भेज रहे हैं, नाटो ने हाथ खड़े कर दिए हैं, यूक्रेन को भड़का रहे हैं, लड़ाई में अंत में नुकसान यूक्रेन का ही होगा जो हाल हो रहा है यूक्रेन में। फिर से वही सवाल है, आप लोग सेना नहीं भेज रहे हैं रूस को रोकने के लिए, अमेरिका की रणनीति क्या है? नाटो ने भी सीधी लड़ाई से मना कर दिया, तो कैसे रोकेंगे रूस को, पुतिन को? और मॉस्को का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि वो असल में सच को बाहर नहीं निकलना चाहते। तो देखिए, हो ये रहा है कि सीधी बात है कि पुतिन और रूस एक नया इंपीरियल फोर्स बनना चाहते हैं। तो अगर जी आप बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है, आप कंप्लीट कर लीजिए जैद तराट। कि इसमें कोई सेंस नहीं है, क्योंकि यूक्रेन कहीं भी, यूक्रेन जो है कहीं भी करीब नहीं था नेटो में शामिल होने में। और देखिए, अगर हम मान भी लें कि चलें, ये भी उनका एक ख्वाहिश थी यूक्रेन की कि उन्होंने नेटो में भी दाखिल होना है, सवाल ये उठता है कि उन्होंने नेटो के साथ क्यों जुड़ना था? क्योंकि नेटो एक डिफेंसिव अलायंस है, और डिफेंस आपको क्यों चाहिए? क्योंकि आपके जो पड़ोसी देश है रूस है, और वो आप पे कभी भी हमला कर सकता है। तो ये भी अजीब बात है कि आप कह रहे हैं कि जी देखिए, आप नहीं बल्कि रूस कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि आप नेटो के पास जाएं। तो वो नेटो की तरफ क्यों जा रहे हैं? नेटो की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप अपने पड़ोसी देश पर हमला करते हैं। उन्होंने जॉर्जिया पर हमला किया, उन्होंने क्रीमिया पर कब्जा किया, ईस्टर्न यूक्रेन पे 8 साल से वो कब्जा कर रहे हैं, युद्ध वहाँ पे भी जारी रहे। तो फिर ये इसमें कोई सेंस की बात है? फिर अभय सिंह जी, एक सवाल आपसे, आप लोगों ने डरा दिया दुनिया के, न्यूक्लियर बटन दबा देंगे आप लोग, आपने न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स को अलर्ट मोड पर कर दिया। अभय सिंह, न्यूक्लियर बटन दबा देंगे, गारंटी देंगे कि परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा ये युद्ध? दे सकते हैं अभय सिंह जी? पूरी दुनिया सुन रही है आपको। देखिए, हम ये एक ही बात बोल सकते हैं कि रशिया पहले वार कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। और हमारा पर्सनल जहां तक उम्मीद है कि यहां तक नौबत नहीं आएगी। और लेकिन अभी जो हमारे राष्ट्रपति का जो निर्देश आया है रक्षा मंत्री के लिए, ये हमारे देश की जनता, उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। चलिए, आप आश्वासन दे रहे हैं कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, मतलब पहला हमला परमाणु आप लोगों की तरफ से नहीं होगा, लेकिन न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स को अलर्ट मोड पर रखा गया। उसके बाद एक मैसेज गया कि ये क्या मैसेज है? लेकिन एक आखिरी सवाल अभय सिंह जी आप ही से, एक भारतीय की भी मौत हुई है सर आज, नवीन, उनकी दुखद मौत हुई है, दुख आपको है? आपको दुख है? हाँ, ये तो बहुत ही दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस घटना से 2 दिन पहले हमने वीडियोस देखे हैं, यूक्रेन में यूक्रेन के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कितनी बुरी तरह से इंडियन स्टूडेंट लड़कियों को पीटा है, लात से मारा है, जमीन पे लिटा के मारा है। वो रशियन फोर्सेस बहुत बुरी तरह ट्रीट कर रहे हैं इंडियंस के साथ। तो इसका कोई कारण है, वो इंडिया पे नाराज है। बहुत बहुत धन्यवाद अभय सिंह जी आपका, और जैद तराट जी आपका, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। मेरे साथ इस वक्त रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हैं, मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल विशंबर दयाल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं।
और साथ ही मेरे साथ एम्बेसडर पिनाक रंजन जी हैं और एम्बेसडर मंजू सेठ मेरे साथ है। लेकिन पहले जनरल प्रसाद, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। मेरी पहले भी आपसे बात हुई है, लगातार मैं आपसे बात कर रहा हूं। जनरल प्रसाद, मतलब ये लड़ाई आज रात कीव पर कब्जे के साथ, क्या ये युद्ध खत्म हो जाएगा अगर हो जाता है कीव पर कब्जा, जैसा कि कहा जा रहा है? आज इंडिया ने भी एडवाइजरी जारी कर दी, कीव खाली करो। क्या लग रहा है सर आपको, जनरल प्रसाद? देखिए, अभी तक रशियन फोर्सेस ने काफी अपनी संयम दिखाई है, वो उसमें ज्यादा हमला नहीं कर रहे थे। दे हैव बीन वेरी डिफेंसिव अबाउट इट, दे हैवंट डन एनीथिंग अगेंस्ट कीव एज येट। उन्होंने से केवल कीव के चारों तरफ एक घेराबंदी की है, जिसको हम कहते हैं मिलिट्री टर्म आइसोलेशन। तो आपको मालूम है मिलिट्री टर्म में हम उसको कहते हैं आइसोलेशन। उसके बाद उसका इंटरडिक्शन साथ साथ होता है, माने कि इंटरडिक्शन का मतलब है कि चारों तरफ से उसमें ना कोई अंदर आ सकेगा और ना कोई बाहर जा सकेगा। उसके बाद नेक्स्ट मिलिट्री टर्मिनोलॉजी होती है इन्वेस्टमेंट। तो आज रात को मैं समझता हूं कि जब घेराबंदी हो चुकी है, जिसका मतलब कि उनका आइसोलेशन हो चुकी है, उनकी इंटरडिक्शन चारों तरफ से हो चुकी होगी, तब वो आज रात को इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि वो अब कीव के अंदर घुसेंगे। घुसने से पहले कितना गोलाबारी फायर करेंगे वो उनके प्लान पर डिपेंडेंट है। किस तरह से उनकी इन्फेंट्री, जो कि उनकी ग्राउंड फोर्सेस हैं, जो कि कॉम्बैट में जाएंगी, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में जाएंगी, स्ट्रीट फाइट होगी, उसको किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं। उसके साथ क्या सपोर्टिंग हथियार देते हैं, क्या ड्रोन्स देंगे, क्या उसके साथ कोई आर्टिलरी फायर या कोई मिसाइल सपोर्ट देंगे या कोई एयर सपोर्ट देंगे। तो ये सब चीजें उनके प्लान पर डिपेंड करती हैं। लेकिन हो सकता है, मैं ये गारंटी नहीं कर सकता, क्योंकि उनका प्लान के बारे में ना मीडिया को मालूम है ना हमें मालूम है। हम तो सिर्फ मीडिया को देख के अपनी प्रोफेशनल एडवाइस देते हैं। उसका मतलब यह है कि शायद आज इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इन्वेस्टमेंट में वही होगा कि वो कीव के अंदर घुस जाएं, स्ट्रीट टू स्ट्रेट फाइटिंग की तैयारी करें, नाइट विजन्स को इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल आर्म्स को इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है छोटे मोटे रॉकेट लॉन्चर्स भी इस्तेमाल करें। अगर कोई बिल्ट अप एरिया में उनको घुसना पड़ेगा जहां से उनके ऊपर कोई फायर आ रहा है, उसको वो नष्ट करेंगे। तो ये सब चीजें आज देखने वाली हैं कि आर्टिलरी फायर कितना करते हैं वो इन्वेस्टमेंट से पहले, टारगेट को कितना सॉफ्टन करना चाहते हैं, कितना हुआ रेडियो ब्रॉडकास्ट करेंगे कि आप अपने घरों से निकल के एक अपनी आत्मसमर्पण करें, अपने आप को हवाले कर दे, हमारे आप को, हम कुछ नहीं करेंगे, हम आपको मारना नहीं चाहते, हम तो केवल यहाँ सरकार बदलना चाहते हैं। इस तरह की अनाउंसमेंट भी हो सकती हैं। तो दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्रिल्स। तो ये सब हथकंडे आज वो इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आज रात। लेकिन बात ये और एक और है अमन, कि ये कल एक मैंने सुना है कि कल फिर पीस टॉक्स होने की संभावना है जी। तो इस समय अगर पीस टॉक्स होने की संभावना है तो शायद हो सकता है कि पुतिन की फौज एक दिन और ठहर जाए इन्वेस्टमेंट ऑफ कीव से पहले। लेकिन अब क्या वो सोच रहे हैं, क्या, देखिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ केवल मीडिया के जरिए है। असल में क्या हो रहा है वो तो मालूम नहीं। रशिया की तरफ से, रशिया की मीडिया की तरफ से तो कोई खास खबर आती नहीं है। और मीडिया आपको मालूम है आजकल के जमाने में इज अ वेपन बाय इटसेल्फ। हर एक देश मीडिया को इस्तेमाल करता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए। कोई पॉजिटिव बात करता है, कोई एक तरफ की बात करता है, कोई दूसरी तरफ की बात करता है। तो हम तो इस वक्त मीडिया की रिपोर्ट को सुनते हैं लेकिन उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते। हम तो सिर्फ इस वक्त आपको मिलिट्री पर्सपेक्टिव देते हैं कि मिलिट्री की टीचिंग क्या है। मिलिट्री की आइडियल टीचिंग के मुताबिक अगर ये चलेंगे तो हो सकता है पैराट्रूपर्स भी ड्रॉप हो जाए आज। तो दीज आर ऑल इश्यूज विच आर मेनी। इसके कई एक उनके पास साधन हैं, कई एक उनके पास मिलिट्री ऑप्शंस हैं जिससे वो कीव को कब्जा करेंगे। उनका ऑब्जेक्टिव केवल एक है और ऑब्जेक्टिव ये है कि उनके राष्ट्रपति को बदली किया जाए, वहां पर एक सरकार ऐसी बनाई जाए, ऐसा प्रेसिडेंट बनाया जाए जो कि प्रो रशियन हो, रशिया को सपोर्ट करता हो। और दूसरी बात वो ये भी चाहते हैं, और ये कई दिन से नजर आ रहा है कि वो चाहते हैं कि ऐसा कोई कोलैटरल डैमेज ना हो जिससे सिविलियंस और मरे। बड़े दुख की बात है, हम सब बड़े दुख से देख रहे हैं ये कि एक भारतीय बच्चा, एक भारतीय स्टूडेंट वहां मारा गया, लेकिन वो कोलैटरल डैमेज है, उसको कोई ऐसे निशाना बना के तो किसी ने मारा नहीं है। लेकिन जब आर्टिलरी शेल का कोई गिरा वहां पे, उससे वो मारा गया। तो इट्स ए वेरी वेरी सैड स्टोरी टुडे। देखिए ना, सब कितना वहां नष्ट हो गया है। बिल्डिंगें नष्ट हो रही हैं यूक्रेन के अंदर, कितने आदमी बेघर हो गए, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, परेशान है, हमारे स्टूडेंट्स बुरी तरह परेशान हैं। तो दीज आर ऑल इश्यूज विच आर वेरी वेरी डिप्रेसिंग। मैं कहूंगा कि इसका युद्ध तो एकदम से बंद होना चाहिए। ठीक सर, लेकिन यहां तक युद्ध बढ़ गया है। पिनाक रंजन जी, फिर मंजू सेठ और जनरल दयाल, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन पहले पिनाक रंजन जी, सर मतलब छठा दिन है, अंत क्या है? क्या कीव पर कब्जे से युद्ध खत्म हो जाएगा? आगे क्या?
देखिए, मैं इसको जो वार्तालाप चल रहे हैं, पीस नेगोशिएशन जो चल रहे हैं, मैं उससे ये इसको लिंक करना चाहता हूँ कि क्योंकि अब आज तो कुछ हमें पता नहीं चला कि वो जो वार्तालाप में क्या हुआ। अब कल वो कहते हैं कि फिर मिलेंगे, फिर वार्तालाप होगी, क्या होगा। तो उधर तो नेचुरली रशिया अपना मिलिट्री लेवरेज जो उनके हाथ में है वो यूज करेगा। तो अगर यूक्रेनियंस कुछ थोड़ा सा बातचीत में मान जाए कुछ, फिर रशिया शायद कीव पे पूरा हमला ना करे। पर वो तो मेरे ख्याल में बड़ा, मुझे तो लगता है कि वो चाहे कुछ भी हो, कीव पे वो कब्जा करेंगे। और उनके जो उद्देश्य है, जो जियोपॉलिटिकल उद्देश्य है, वो उसको लागू करना चाहेंगे कि यूक्रेन में या कीव में एक प्रो रशियन गवर्नमेंट हो। क्योंकि आपको याद होगा वो एक प्रो रशियन गवर्नमेंट जो पहले था, जो मैदान रेवोल्यूशन कहा जाता है, उसमें उसको हटाया गया था। और उसमें CIA, अमेरिकन्स और वेस्टर्न पावर्स का बहुत बड़ा रोल था उसमें। जी सर। तो वो तो हो चुका है, उन्होंने तो इंटरफियर, वेस्टर्न पावर्स ने इंटरफियर किया था। वो तो कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी ला रहे हैं, ह्यूमन राइट्स ला रहे हैं। वो उनका एक ये कैमोफ्लाज होता है कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के तहत वो कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता भी पलट सकते हैं। वो तो कर लिया उन्होंने, उनके लिए तो वो सब ठीक है। पर अब रशिया तो कितने दिन से कह रहा है कि भाई बात मान जाइए, हमारी नेटो को यहाँ मत लाइए। यूक्रेन से भी कहा, पर वो बात नहीं मान रहे थे। और नेटो का एक्सपेंशन यूक्रेन तक आने से रशिया को अपने सिक्योरिटी पे खतरा महसूस हो रहा था। उन्होंने ये कहा भी, कई बार कहा, पर वो माने नहीं। तो फिर उनको, प्रेसिडेंट पुतिन को और कोई चारा नहीं रहा कि भाई इसको सबक तो सिखाना पड़ेगा। अब आगे क्या होगा तो पता नहीं। मुझे लगता है कि कोई सरकार वहां बनेगी जो कीव में होगी। इधर कंट्री साइड में थोड़ा बहुत छुटपुट गेरिला वॉरफेयर चलेगा। और फिर वो उस गवर्नमेंट से रशिया अनाउंस करवा देगी कि हम सीज फायर कर रहे हैं, हम नेटो नहीं ज्वाइन करेंगे, हम रशिया के साथ रहेंगे, मिलजुल के बात करेंगे। ये सब बातें हो सकती हैं। अब ये स्पेक्यूलेशन है, मैं तो खैर अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ कि क्या रास्ता हो सकता है। पर ये अभी तो इसी मोड़ पे है। और कल अगर मेरे ख्याल में वो रुक गए हैं कीव के बाहर। एक तो खबर ये आ रही है कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, इंडियंस हैं, उनको मौका शायद मिल रहा है कि वहां से वो निकल जाएं। शायद कुछ ट्रेन्स भी चल पड़ी हैं भारतीय नागरिक और स्टूडेंट्स को लेके वेस्ट की तरफ, लवीव की तरफ चली जाएंगी। जो लवीव उस बॉर्डर के पास में है, जो बाकी 4 देश हैं जहां से हमारे लोग इवैक्यूएट हो रहे हैं। तो ये कुछ हो सकता है कल, पर शायद वो कल न भी लें कि पर वो बैठे हैं। ठीक है जनरल दयाल, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मंजू सेठ जी, एक मिनट में पहले जनरल दयाल के पास जा रहा हूँ। मंजू सेठ जी, मेरे को 30 सेकंड, एक मिनट दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पहले जनरल दयाल, मतलब फिर जितनी लड़ाई लंबी चलेगी नुकसान तो उतना यूक्रेन का ही होगा ना जनरल दयाल? बिल्कुल, जितनी लंबी, और जो दिख रहा है हमको, देखिए जितनी लंबी लड़ाई चलेगी यूक्रेन का नुकसान भी होगा, कहीं ना कहीं रशिया का भी नुकसान होगा। जितना यूक्रेन में तबाही होगी, और अगर पुतिन सरकार बदलना चाहते हैं वहां, तो एक दिन उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में रशिया का और भी नुकसान होगा। तो ये मैं बिल्कुल सहमत हूं। अब तक जो 2 विचार आए हैं, पहला तो मिलिट्री, वो बिल्कुल ठीक बात है कि अभी मेन फोर्स अभी आई है कीव में, उसको वक्त लगेगा। पहले रशिया की जो टैक्टिक्स से मैं वाकिफ हूँ काफ़ी उनकी, क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ, मिला हूँ, उन फोर्सेस को जानता हूँ, बहुत लोगों से इंटरेक्ट करता रहता हूँ वहाँ। तो अभी तो रशिया ने आइसोलेट, जैसे हमारे यहाँ आइसोलेट करते हैं, वो इन्वेजन के बाद इसको ब्लॉक कर लेंगे जहाँ जहाँ उनका इंटरेस्ट है। अगर आप देखें ईस्ट में ड्नाइपर नदी है, वो तो वैसे ही ब्लॉक्ड है वो एरिया। तो नॉर्थ, वेस्ट और साउथ की तरफ अब वो इसको आइसोलेट करेंगे। और जब उनके, अच्छा मैं कहता हूं अगर पीछे अगर वो नक्शा मार के अगर दिखा दें एक बार, ताकि विशंबर दयाल, जनरल दयाल, अगर आप समझा पाए कि लड़ाई या संघर्ष कहां का चल रहा है, अगर हम एक बार नक्शे पे दिखा दें सर। हाँ, आप बोलते रहिए सर। देखिए, एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की रात में जो हो रहा है यूक्रेन में, मिलिट्री सिचुएशन के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, ये कीव है, और कीव में नॉर्थ में इधर चर्नोबल है, एक इधर से आया है, एक चिरनीव है यहाँ पे जहां से थ्रस्ट लाइन आई है, यहाँ पे सूमी है जहां से एक थ्रस्ट लाइन आई है जहां चल रहा है। तो जो चर्नोबल,
चर्नीव, सूमी, खार्किव, ये जो एरिया है अपना लुहांस्क, डोनेट्स्क और मारियोपोल, खेरसान, ओडेसा, ये सब पेरिफेरी है। रशिया ने इनको ब्लॉक कर दिया बिल्कुल, लेकिन अब इन शहरों को रशिया जरूर करेगा, बिल्कुल खाली कराएगा, कब्जे में करेगा। तो रशिया का चारों तरफ पहले तो इन शहरों पे था, एक तो बेस बन गया। एक तो ये ईस्टर्न साइड होगी, एक तो ये ईस्टर्न साइड होगी बिल्कुल, जो कीव की जो ड्नाइपर नदी का ये पूरा ईस्ट एरिया है, ये ईस्टर्न साइड हो गई बिल्कुल, और ये ईस्टर्न साइड है। यहाँ पे घेराबंदी ब्लॉकेड हो रखी है, ब्लॉकेड है। अब इन शहरों को भी आइसोलेट कर रखा ये नीचे जो क्राइमिया है इस पर 2014 क्राइमिया पहले से ही कब्जा है। और तो क्राइमिया में पानी का जो रोक की थी ना, इन्होंने पानी बंद लगा दिया था, तो जो बाय रोड जो है वो अपने ओडेसा और मैं समझता हूं बाय रोड मोल्डोवा तक वो अपना ये एक पेरिफेरी सी बना दी है। और ऑल्सो दूसरा जो सब कह रहे हैं कि यहाँ फिर गृह युद्ध होगा या मिलिटेंसी होगी या इंसर्जेंसी होगी, अगर कल कब्जा भी कर लेते हैं कीव को तो इंसर्जेंसी होगी, वो मैं उस पर आता हूं। पहले दूसरा यहाँ पे बड़ा इशू है कीव, आज भारी फौज आई है, जो उनकी टैंक आर्मी है, जो टैंक आर्मी है वो आज आई है। वो इसको इधर तो वैसे ही पहले से झगड़ा चल रहा, उन्होंने ब्लॉक लगा रखा, यूक्रेनियंस यहाँ हैं, वो अटैक नहीं करना चाहेंगे, रशियन होल्ड करना चाहेंगे, यहाँ इस फोर्स को होल्ड करना चाहेंगे और इसको चारों तरफ से आज रात को आइसोलेट कर देंगे। अब उनकी जो टैक्टिक्स है, उन्होंने यहाँ पे जो एंटोनोपोल जो एयरपोर्ट है, अब उसको कब्जा करके वो अपने जो जो उनके एयर असॉल्ट डिविजन है, एयरबोर्न डिवीजन, ये वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है, वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के पास 4 लाख ट्रूप्स हैं। अच्छा, मैं एक बार इसको अगर नक्शे से एक बार हम जल्दी से अगर समझा दें, जो यूक्रेन का पूरा मैप है, जो ईस्टर्न साइड है वहां पर पूरी घेराबंदी हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल, ये खार्किव पर लगातार, बिल्कुल ये रशिया है, की मौत हुई है खार्किव में हुई, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा स्टूडेंट की यहाँ पर खार्किव, और इस तरफ हमारे स्टूडेंट हैं अभी 6-7 हजार। तो जो पेरेंट्स चिंतित हैं उनको पता होना चाहिए कि एम्बेसी और सरकार भी बहुत कम कर सकती है, क्योंकि यहाँ तो लड़ाई चल रही है, यहाँ से तो निकलना बहुत मुश्किल है। तो ये जब तक यहाँ कोई पीस की, जब तक कोई यहाँ शांति नहीं आएगी, जब तक थोड़ा बहुत कोई लल नहीं आएगा बैठने में, और रशियंस कुछ नहीं मदद करेंगे, जब तक यहाँ से अब गाड़ियों में, टैक्सियों में, ट्रेन में निकलना बहुत मुश्किल है। ये कह रहा है 9000 जो है लोगों को, भारतीयों को हमने सुरक्षित रुक जाइए, झंडा वंडा रखिए। मैं ये भी एडवाइस देता हूं, झंडा रखिए, रशियंस आपको नहीं डायरेक्ट नुकसान नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट हो सकता है। एग्जैक्टली। तो ये पूरा का पूरा देखिए अमन, ये पूरा आइसोलेटेड है जो रशिया चाहता था। ये वेस्ट अभी खाली है, वेस्ट क्योंकि पोलैंड, यहाँ पे रशिया है, ये बेलोरशिया जिसको लोग कहे जा रहे हैं, और ये रोमानिया है, जहां से रोमानिया, हंगरी, ब्रातिस्लोवा, स्लोवाकिया और ये पोलैंड, जहां से हम लोग अपने विद्यार्थियों को निकालना चाहते हैं। तो ये हालात हैं। और मतलब अगर मैं एक लाइन में कहूं, कीव पर कब्जे से खत्म हो जाएगा युद्ध। देखिए कीव पे एक पहला पार्ट जो है ना, वो खत्म हो जाएगा, सरकार बदलने वाला। वो हो सकता है ये लवीव में जाके सरकार बना ले प्रेसिडेंट और उसको वेस्ट रिकॉग्नाइज करता रहे, मैं नहीं जानता, ये डिप्लोमेट ज्यादा जानते होंगे। लेकिन कीव पे वो प्रेसिडेंशियल पैलेस पे स्ट्रैटेजिक जो इंस्टॉलेशंस है, मिलिट्री की, सब पे वो एक बार रशियन अपना झंडा जरूर लगाएगा, क्योंकि उनकी कल्चर है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में बर्लिन पे ऐसी झंडे लगे थे। मंजू सेठ जी, आपसे मेरा सवाल है, क्या मैं फिर से वही पूछ रहा हूं, क्या कीव बार बार कहा जा रहा है, क्या कीव पर कब्जे से खत्म हो जाएगा ये विश्व युद्ध जो होने वाला है, जो लड़ाई चल रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहना बहुत मुश्किल है, बट वी कैन ओनली होप कि ऐसा हो जाए। लेकिन जो आसार नजर आ रहे हैं, जो उन्होंने पहले कहा था हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो पता नहीं कितना हम ट्रस्ट कर सकते हैं रूस की स्ट्रैटेजी और रूस में की जो प्रेसिडेंट है उनके पुतिन की क्या मंशा है, कैसे वो करेंगे। और जैसे जनरल साहब ने कहा, स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स में इसको घेर रहे हैं, इसको आइसोलेट कर रहे हैं और पलट करना चाहते हैं। लेकिन साथ में वो टॉक्स भी कर रहे हैं, तो अगर टॉक्स करने का क्या फायदा है, अगर उनको लड़ाई खत्म ही नहीं करनी है तो आई थिंक टॉक्स का कोई मायने नहीं रहता। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये प्रेसिडेंट पुतिन मान जाए, अपना समझ जाए कि एटलीस्ट सीज फायर करके फिर टॉक्स करें। ठीक है, अब उन्होंने प्रेशर डाल दिया कि हम एडवांटेज पोजीशन ऑफ पावर में हैं, हम नेगोशिएट करेंगे फ्रॉम पोजीशन ऑफ पावर और अपनी बात मनवाएंगे। उनको ये भी समझना चाहिए कि यूक्रेन के भी यूक्रेन भी क्या चाहता है, थोड़ा बहुत, लेकिन वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। वन साइडेड मुझे लग रहा है, इन्होंने अपना डिसीजन ले लिया कि हमें ये करना है, हम करेंगे। और युद्ध खत्म होने के चांसेस
कुछ नजर अभी इस वक्त आ नहीं रहे। कुछ नजर नहीं आ रहे, बल्कि ज़ेलेंस्की जब आज यूक्रेन के राष्ट्रपति ईयू पार्लियामेंट, यूरोपियन यूनियन संसद में जब वो बात कर रहे थे, तब वो तो कह रहे थे कि हम तो लड़ेंगे, इंच इंच के लिए लड़ेंगे, अपनी जमीन बचाने के लिए हम पूरी तरह से लड़ेंगे। उसके बाद तमाम सांसदों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया वहां पर यूरोपियन यूनियन में। तो जनरल प्रसाद फिर मतलब यूक्रेन झुकेगा नहीं, रूस रुकेगा नहीं, क्योंकि यूक्रेन साफ तौर पर ज़ेलेंस्की कह चुके कि हम तो भाई लड़ेंगे और अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो फिर शांति वार्ता, बातचीत, अंत क्या है फिर इसका? क्योंकि ना रूस रुकने को तैयार है, ना यूक्रेन झुकने को तैयार है। आपने शुरू प्रोग्राम बड़े अच्छे तरीके से किया। आज एक व्यक्ति आपने पुतिन साहब का रखा और एक व्यक्ति आपने अमेरिका का रखा। देखिए, ये बात जो है सबकी समझ में आ गई है आज कि ये लड़ाई यूक्रेन और रशिया के बीच में तो हो रही है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन बिगर पिक्चर क्या है? बिगर पिक्चर ये है कि रशिया और अमेरिका की बात है। अगर जहां भी बातचीत शुरू होगी, जो कल हुई थी और कल होने की संभावना है, उसमें सबसे बड़ा रोल यूक्रेन का नहीं है, उसमें सबसे बड़ा रोल यूरोपियन यूनियन के लीडर्स का है और अमेरिकन लीडर्स का है, यूनाइटेड स्टेट्स का। अगर यूनाइटेड स्टेट्स इसको समझता है कि ह्यूमन डिस्ट्रक्शन, ह्यूमन राइट्स जो खराब हो रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं, जो बिल्डिंगें टूट रही हैं यूक्रेन में, ना तो वो अमेरिका में टूट रही है, ना वो यूरोप में टूट रही है, ना वो रशिया में टूट रही है। इस वक्त युद्ध की सारी जो परेशानी है वो कौन झेल रहा है? वो तो यूक्रेनियन झेल रहे हैं ना। तो उनको समझाएं कि आपकी जो उसमें वो ये और तेल डाल रहे हैं, जो आग जल रही है इसमें और तेल डाल रहे हैं, जिससे आग और बढ़ के बनिस्बत उसके उनको समझाएं कि देखिए अभी युद्ध विराम करते हैं, बातचीत करते हैं, आप इस तरह की हरकत मत करें कि हम यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करेंगे। अरे यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने में जिन्होंने भाषण दिया आज, वहां तो सबने 10 मिनट खड़े होकर इनका स्टैंडिंग ओवेशन किया। इसका क्या मतलब है? इसका केवल एक ही मतलब है कि वो आग में और तेल डाल रहे हैं, वहां जाने को तैयार नहीं है। लेकिन खतरा इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि बातचीत होती रहे और फेल होती रहे, कीव पर किसी प्रकार का कब्जा हो जाए, सरकार बदलने की नौबत आ जाए और फिर वेस्टर्न फोर्सेस यानी कि नेटो फोर्सेस अमेरिकन के साथ कहीं रशिया के संग डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ जाएं। अगर वो हुआ तो पूरा विश्व नाश हो जाएगा। फिर आपने सुन लिया पुतिन साहब, ये जो तस्वीरें हम चला रहे हैं, अगर हम पीछे स्क्रीन पर चलाएं, क्योंकि आज की ये सबसे बड़ी तस्वीरें हैं। मैं जो मेरे साथ मेहमान सर, ये जितनी भी तस्वीरें आज की, जो अगर हम तस्वीरें जितनी भी आप चलाएं, क्योंकि वो दिख रहा है कि वो देखिए पहले हुआ क्या है। आज की जो चेतावनी है सर, मैं आपसे समझूंगा कि यूरोप में अमेरिका के परमाणु हथियार मंजूर नहीं, इसका क्या मतलब? हम लोग समझ रहे हैं क्या ये है कि अभी यूक्रेन से बदला और यूरोप का नंबर अगला? यूरोप के देशों को भी अमेरिका को भी धमकी है? नहीं, देखिए एक बात, उनकी जो हमारे वहां पे नुमाइंदे हैं इंडिया के, जो वहां एमएलए हैं, उनसे एक बात आप उनकी 2-3 मैं वो सुन चुका हूं। एक बात बहुत क्लियर है, अभय सिंह जी का, और पुतिन का भी माइंड एक बहुत क्लियर है। देखिए उन्होंने बोला मेरा जो डिफेंसिव, जो डेटरेंट मेरा न्यूक्लियर वो है, मैं उसको अलर्ट कर रहा हूं। मेरे साथ जनरल शंकर प्रसाद है, बहुत सीनियर है जी। देखिए अमन, जब भी कोई सेना लड़ाई लड़ती है ना, हमने भी जब कारगिल युद्ध किया है तो सिर्फ कारगिल में लड़ाई थी, लेकिन पूरी सेना, नेवी, एयरफोर्स सब अलर्ट पे हैं। अगर उसके पास न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स हैं, तो एज ए प्रेसिडेंट उसने उसको अलर्ट किया और उसकी इंस्पेक्शन। ये जो कह रहा है कि यूरोप से परमाणु हथियार, ये मैं आता हूं इस पे 1 मिनट दो मुझे प्लीज। तो ये उनका था कि भाई मैं तो देखो डिफेंसिव हूं, लेकिन यूक्रेन के बाहर और ईयू जो लड़वा रहा है, जो नाटो और अमेरिका, उन पे हाँ बिल्कुल ये लड़ाई लोगों ने लड़वाई है। नहीं लड़वा रहा है, लेकिन अकेला छोड़ दिया। अकेला तो छोड़ना ही था, क्योंकि नाटो के चार्टर में नहीं है ना। ये तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को समझना चाहिए ना, जेलेंस्की को समझना चाहिए था कि मेरे ऑफर था, आप जो है सेफ पैसेज है, वो नहीं गए। नहीं उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा। अमन 2019 से वो इनका विरोध करे जा रहे थे। उनको सोचना चाहिए था कि अभी मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं, मेरा देश प्रिपेयर्ड नहीं है, मैं आज क्यों लड़ाई मोल लूं। मैं लड़ाई अगर करनी भी होगी तो पुतिन ने भी तो 20 साल बाद दुनिया को बोला है रशिया आ गया। पुतिन ने भी तो 10-15 साल अपने देश को पहले बिल्ड किया है ना, भूखा था ना। एक जब पुतिन ने टेक ओवर किया तो वहां 92, 93 वगैरह में आपने देखे नहीं कैसे रशियंस लाइन में खड़े होते थे और खाने को कुछ नहीं था। पुतिन ने 15-20 साल अपने देश को बिल्ड किया है, फिर दुनिया को बोला मैं आ गया। और जेलेंस्की 2 साल में रशिया को कह रहा है मैं आ गया, जो मर्जी सर। लेकिन जो अभी अब ये जो बात है, क्योंकि अभी जो जनरल प्रसाद ने कहा, क्योंकि ये फेस ऑफ यूक्रेन के साथ नहीं है, ये वो तो है, वो तो रूस का अमेरिका के साथ है। नहीं, मैं बात वेस्टर्न नेशंस के साथ। अमेरिका ने बोला बेलोरशिया में हमें यूक्रेन ये मंजूर नहीं, बेलोरशिया में हमें रशियन न्यूक्स मंजूर नहीं है। हाँ उसने बोला ना। पहले कल बाइडेन साहब ने बोला
कि भाई मुझे कि ये सेकंड वर्ल्ड वॉर हो सकती है। जैसे उन्होंने बोला सेकंड वर्ल्ड वॉर हो सकती है, तो पुतिन ने बोला ना कि मैं अपनी न्यूक्लियर इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूं, न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्सेस को अलर्ट किया। रशिया, अमेरिका ने बोला बेलोरसिया में नहीं होनी चाहिए, वो कहता है बेलोरसिया, कहता है यूरोप में नहीं होनी चाहिए, वो तो कहता है कहीं भी परमाणु नहीं होने चाहिए। मतलब हम परमाणु हथियार यूरोप से हटाया अमेरिका, क्योंकि वो कह रहे हैं बेलोरसिया से। बेलोरसिया रशिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, 3 स्टेट हैं अभी, जो यूक्रेन तो पहले निकल गया, रशिया, बेलोरसिया जो कि वेस्ट में, और नीचे देखे तजाकिस्तान में फोर्स प्रेजेंस रखता है, बिल्कुल स्ट्रेटेजिक वो है, उनकी सिक्योरिटी पर कुछ भी आ जाते ही रशिया कार्रवाई करेगा, ये उसका हार्ट है। तजिकिस्तान में भी आज भी उसकी फोर्स है कि उसको पता है अफगानिस्तान से इधर उधर से कुछ भी हो सकता है, ये उसकी बैली है, ये उसका फ्रंट है यूरोप की तरफ। तो ये उसको जब बोला गया कि बेलोरसिया से आप ये हटा लीजिए, ये परमाणु नहीं होगा, बेलोरसिया नहीं पाट लेगा, तो उसने कहा बेलोरसिया से क्यों, पूरे यूरोप में नहीं होनी चाहिए। तो ये वॉर माइंड गेम्स है। देखो कोई न्यूक्लियर लड़ाई नहीं, मतलब ये यूक्रेन से ज्यादा अमेरिका वेस्टर्न नेशन से सबको सब, और इनकी पॉपुलेशन कितनी डरेगी, जो यूरोपियन पॉपुलेशन है। जब पुतिन कहता है मैं अपने न्यूक्लियर वो कर रहा हूं, तो जैसे पुतिन की पॉपुलेशन को डरा रहे हो आप, भाई उनका सब कुछ बंद कर दिया, फ्लाइंग जोन नहीं रहा, हवाई जहाज वापस कर दो, किसी का बच्चा के, वो भी तो घबराते हैं ना। तो यूरोपियन नेशंस को कैसे घबराया जाए, जो नेशंस चेक, स्लोवाकिया, पोलैंड, ये सब सेकंड वर्ल्ड वॉर में 2 बार रौंदे गए हैं। अगर इनको डराना है तो पुतिन की स्टेटमेंट बहुत है। अच्छा, मतलब ये कि परमाणु हथियार यूरोप से हटाए अमेरिका, ये वार्निंग पुतिन की अमेरिका को, इसका मतलब ये है कि एक फेस ऑफ और प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है। ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, फर्स्ट फेज खत्म हो जाएगा लड़ाई से, लेकिन क्या सिर्फ यूक्रेन से लड़ाई? अगर सिर्फ यूक्रेन से है पिनाक जी, तो यूक्रेन के साथ कोई नहीं खड़ा नजर आ रहा है। साथ खड़े हैं लेकिन वैसा सपोर्ट, डायरेक्ट सपोर्ट, आर्मी का सपोर्ट, ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है पिनाक जी। देखिए, अल्टीमेटली ये जो हो रहा है, ये एक जियोपॉलिटिकल पावर स्ट्रगल है रशिया और यूएसए के बीच में। रशिया ने जो कहा कि आप यूरोप में क्यों रखना चाहते हो न्यूक्लियर वेपन्स, तो मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। अगर किसी ने न्यूक्लियर वेपन साउथ अमेरिका और अमेरिका के पास, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कोई न्यूक्लियर वेपन पावर नहीं है, तो उनके, अगर रशिया कहे कि आपके वहां तो कोई भी नहीं है, तो आप यूरोप में क्यों रख रहे हो, आप अलग हो जाओ। खैर, उसकी वजह है सेकेंड वर्ल्ड वॉर वगैरह जो हुआ था। पर रशिया का जो आर्ग्यूमेंट है कि आप यहां से ले जाओ न्यूक्लियर वेपन्स, आपके कॉन्टिनेंट में तो है नहीं, सिर्फ आप ही रखते हैं न्यूक्लियर वेपन्स, तो मतलब ये कहना कि मैं यहाँ पे, फिर आप क्यों रखे हैं न्यूक्लियर वेपन्स, हम लोग, हमारे पास हथियार है, आप अपने हथियार वापस ले जाओ। एनीवे, दैट वो तो आर्ग्यूमेंट की बात होगी, बट अल्टीमेटली स्ट्रगल ये जो पॉलिटिकल है। यूक्रेन तो बलि का बकरा बन गया है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। उसको पहले बढ़ावा दिया कि हाँ आप बोलो, नेटो में ज्वाइन करो, बोलो ये करो, और फिर अब वो पीछे हट गए, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं, वो खुद बूट्स ऑन द ग्राउंड तो डालेंगे नहीं, तो इसीलिए अब वो मदद कर रहे हैं और उसको भड़का रहे हैं कि तुम लड़े जाओ। वो चाहते हैं रशिया एक यूक्रेन में एक क्वागमायर जिसे हम कहते हैं, जैसे अफगानिस्तान या वियतनाम बन जाए, तो दैट रशिया को वहां तकलीफ हो, रशिया उसमें फंसा रहे, वो डाइवर्टेड रहे, और इसीलिए, और रशिया का पावर कोशंट जो है वो नीचे चला। ये भी तो कहा जा रहा है कि पूरा वेस्टर्न नेशंस, अमेरिका, नाटो सब यूक्रेन के साथ है। पिनाक जी, ये मेरा सवाल आप ही से है पिनाक जी, क्योंकि आप यूक्रेन बलि का बकरा, लेकिन यूक्रेन के साथ सारे देश भी तो यूक्रेन के साथ है। आज सबसे बड़ा विलन तो रूस नजर, मतलब पोर्ट्रे किया जा रहा है। अब वो पश्चिमी मीडिया के चश्मे से वो सारी चीजें परोसी जा रही है, लेकिन यूक्रेन मतलब साहसी जज्बा दिखाने वाला, जेलेंस्की का जज्बा, वर्सेस रूस जो है वो विलन की भूमिका में है, ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है। देखिए, जो वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव है वो तो बड़ा क्लियर है, उन्होंने तो करना ही है, वो वन साइडेड नैरेटिव है। वो ये नहीं कहते हैं कि पुतिन साहब 20 साल से बोल रहे हैं कि मत आइए, नेटो को मत लाइए मेरे बॉर्डर पे, तब वो नहीं माने, क्योंकि वो समझते थे कि हम तो कोल्ड वॉर में जीत गए हैं, हम पुतिन साहब को दिखा देंगे कि वो कौन सी खेत की मूली है। ये बात हुई ना। तो अभी उनको ये, अब पुतिन साहब को इतना आप करोगे, अब पुतिन साहब ने बोला ठीक है, यू लीव मी विद नो ऑप्शन,
उन्होंने अपना मिलिट्री ऑप्शन ले लिया। अब यही दिस इज द नटशेल में यही स्टोरी है। अब नैरेटिव तो वो बनाएंगे ही। अब देखिए, जब उन्होंने इराक में, लिबिया में, सीरिया में तहस नहस कर दिया, तब क्या था कि वी आर ब्रिंगिंग डेमोक्रेसी टू इराक, वी आर प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, तब उनकी आर्ग्यूमेंट ये हो जाती है। जनरल प्रसाद, एक सवाल आपसे जनरल प्रसाद, कि रूस जो है पूरी दुनिया में मतलब दूसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत, 8 लाख सैनिक, ये कह रहे हैं कि अभी तो रूस ने ढंग से लड़ाई लड़नी शुरू भी नहीं की है, और लेकिन ऐसा पोर्ट्रे हो रहा है कि जैसे जो है रूस के जगह जगह सैनिक समर्पण कर रहे हैं, रूस के टैंक्स उड़ाए जा रहे हैं, फाइटर जेट्स उड़ाए जा रहे हैं, और यूक्रेन जो एक अच्छी पोजीशन में है, और रूस विलन है और यूक्रेन जो है वो साहसी जज्बा दिखाने वाले, तालियां बज रही हैं और जेलेंस्की जज्बे के साथ लड़ रहे हैं, और असली विलन जो है वो रूस है। जनरल प्रसाद, देखिए, इस समय रूस ने अपने जो हथियार हैं उनका मिनिमल यूज किया है। आपने कहीं एक देखा होगा 2 क्रूज मिसाइल फायर हो गए, 2 आर्टिलरी शेल गिर गई। क्या आर्टिलरी इस तरह से इस्तेमाल होती है? अगर आर्टिलरी का प्रॉपर क्लासिक सेंस में बैटलफील्ड में इस्तेमाल किया जाए तो टारगेट को वो नष्ट करके उसकी राख बना देती हैं, 2 शेल फायर करके रुक नहीं जाती हैं। तो अभी तक तो जो उनके कन्वेंशनल वेपन्स हैं वो पूरे इस्तेमाल हुए ही नहीं हैं। मैं तो कहूंगा रशियन फोर्सेस ने अभी तक 25% से ज्यादा जो उनके हथियार हैं, जो वेरी लीथल हथियार हैं, वो तो इस्तेमाल हुए ही नहीं है। अगर उनका इस्तेमाल करेंगे तो यूक्रेन में तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। जो बिल्डिंग में 2 अगर लगाए हैं आर्टिलरी शेल और 2 विंडोज टूटी हैं और 2 घर टूटे हैं, वो तो अगर चाहे तो फायर फॉर इफेक्ट कर दें आर्टिलरी का वहां पे, तो पूरी जो उनकी बिल्डिंग है वो एक राख बन जाएगी। लेकिन आप समझिए इस बात को कि देयर इज लॉट ऑफ रेस्ट्रेंट इन यूजिंग फायर पावर। फायर पावर पर बहुत रेस्ट्रेंट है और ये बिल्कुल दुरुस्त भी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो एथनिकली उनके रशियन के साथ ही मिले हुए लोग हैं, उनकी भाषा तकरीबन रशियन जैसे मिलती है। और आपको ये भी बता दूं, मैंने कई दफा टीवी चैनल पर बताया भी, आपको भी बता दूं, यूक्रेन का रशियन में मीनिंग क्या होता है। यूक्रेन का मीनिंग है रशियन में बॉर्डर, यानी कि यूक्रेन इज अ बॉर्डर स्टेट ऑफ रशिया। तो रशिया अपने आप को यूक्रेन में अपना संबंधी समझता है, वहां के लोग अपने संबंधी हैं, उनको वो मारना नहीं चाहता। तो इसीलिए बड़ा रेस्ट्रेंट कर रहा है, अपने हथियार उसने इस्तेमाल नहीं किए हैं। और जो न्यूक्लियर वगैरह की बात होती है तो खैर बेकार की बातें हैं, इसमें तो डिस्कशन कई घंटों तक चल सकता है, किसके बरखिलाफ है, क्या नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी ने मेनलैंड रशिया पर कोई हमला करने की सोची तो फिर बात बहुत खराब हो जाएगी। तो मेरा मानना यह है कि वी शुड वेट एंड सी। जो खबरें आ रही हैं वो देखिए, आप जो चित्र आप दिखा रहे हैं वो देखिए, लेकिन जो आप बिल्डिंग दिखा रहे हैं 2 विंडोज टूट गई, अगर पूरी आर्टिलरी के फायर करवा दे वहां पे तो वो तो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। और अभी तक कैजुअलिटीज आप गिन पा रहे हैं कि 19 बच्चे मर गए, इतने लोग मर गए। अगर आर्टिलरी का पूरा फायर हो गया तब गिन नहीं पाएंगे कितने लोग मर गए। तो मैं समझता हूं कि इसमें अक्लमंदी यही है वेस्टर्न पावर्स की कि दे शुड इनकरेज टॉक्स, दे शुड इनकरेज कि किसी तरह से समझौता हो जाए, सीज फायर तो कम से कम कराएं, फिर बात करें। और इनको उकसाएं ना, यूक्रेन को और उकसाएं ना, खड़े होकर तालियां मत बजाएं। जो फायर हो रहा है उसमें और तेल मत डालिए। ये तो बकरी का, जो आपने एम्बेसडर साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा, बलि का बकरा बना के रखा हुआ है इसको। बाहर से तालियां बजा रहे हैं और अपने अपने देशों में बैठे आराम कर रहे हैं। उनका तो कोई व्यक्ति नहीं मरा ना, यहाँ तो पूरे बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रहे हैं, मर्द मर रहे हैं, दुनिया खराब हो रही है, रहन सहन खत्म हो गया। तो दिस इज समथिंग दैट दुनिया को समझना चाहिए, यूक्रेन को समझना चाहिए कि इसमें लोग ताली बजा बजा के हमको, आप समझते हैं कि वहां से जो मिलिट्री वेपन्स आ रहे हैं वो आते रहेंगे। अगर कल वहां पर इंटरडिक्शन पूरी हो गई तो जितना वेस्टर्न बॉर्डर से सामान आने वाला है वो सब बंद हो जाएगा। और आप कहते हैं कि वहां से यूक्रेन के पायलट्स गए कहीं पोलैंड में, वहां से 70 जहाज लेकर आएंगे, उनको उसकी ट्रेनिंग है, वो एरियल अटैक करेंगे। अरे भाई, एरियल अटैक कैसे करेंगे? रशिया ने जितने एयरफील्ड्स हैं, जितनी लैंडिंग ग्राउंड्स हैं, जितने एयरपोर्ट्स हैं, उनको तो अपने कब्जे में कर लिया। ही हैज मेड देम नॉन कमर्शियल, वो तो कमर्शियल है ही नहीं अब। तो जो जहाज उड़ेंगे और आ भी जाएंगे तो कहां उतरेंगे, कहां उनकी रिफ्यूलिंग होगी, कितना लड़ेंगे, कितनी डॉग फाइट कर पाएंगे, कितना समय लगेगा? तो इसको प्रोफेशनल तरीके से अगर हम देखें तो बाहर से जहाज आके वहां रशिया के बरखिलाफ लड़ेंगे, असंभव है। अगर आप समझते हैं कि अगर वो पूरे बॉर्डर को सील नहीं कर सकते तो वो भी असंभव है। हाँ, छोटी मोटी चीजें आती रहेंगी, वो ठीक है,
नहीं, लेकिन अल्टीमेटली वही लग रहा है जो पिनाक जी, एम्बेसडर पिनाक ने कहा, जनरल प्रसाद ने कहा कि बलि का बकरा यूक्रेन, भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, साथ कोई नहीं आ रहे हैं और पिटाई हो रही है यूक्रेन की, हर दिन छठा दिन है, नुकसान हो रहा है। और अभी जनरल प्रसाद कह रहे हैं अभी तो ढंग से, अभी तो लड़ाई शुरू हुई नहीं है। मतलब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत 8 लाख सैनिक, ढंग से लड़ाई अभी शुरू ही नहीं हुई है, तब ये हाल है। और लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, यूक्रेन जितना टिकेगा उतना पिटेगा, ये भी है साफ। जनरल बोलिए सर, विशंबर दयाल। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि लड़ाई जितनी लंबी चलेगी उतना यूक्रेन का विनाश होगा। और एक बात समझिए कि ये जो टॉक्स भी हैं कल, जब तक, मैं बिल्कुल जनशंकर प्रसाद और एम्बेसडर साहब से एग्री करता हूं कि ये जब तक टॉक्स नहीं होंगी, जब तक शायद कीव पर वो अटैक नहीं करेगा। रशिया चाहता है यूक्रेनियंस कीव को बिल्कुल खाली कर दें। ये सारा प्रोपेगेंडा है इस चीज का कि कीव खाली कर दें। जब कीव खाली हो जाएगा फिर रशिया को उसे कैप्चर करने में, बिल्डिंगों को बर्बाद करने में जिनमें सेना हो यूक्रेन की, रशिया बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। वो बिल्डिंग्स की परवाह नहीं करता, उसे स्लोवाक जो रेस है अपनी, उसकी चिंता है। तो लड़ाई बंद होने के बाद, ठीक है, छोटा सा ब्रेक। बहुत बहुत धन्यवाद। देश नहीं झुकने देंगे देख रहे हैं आप, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।